अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। सियासी हलचल के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक अदम मुआशी इस्तेहकाम भी देखने को मिल रहा है। जाहिर है कि हुकूमत के लिए काफी मुश्किल है इस वक्त सियासी हालात और मुआशी हालात से निपटना। और अब तक हम ये नहीं देख पाए कि जनाब डार साहब का जो विजिट था वाशिंगटन का, उसके कुछ असरात, इस तरह के कॉन्क्रीट असरात निकले हों कि जिसकी वजह से हम समझे कि एक सही डायरेक्शन इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को या एक ब्रीदिंग स्पेस इस हुकूमत को मिल गई हो। बहुत सारी मुश्किलात है। इवन अभी तक IMF का जो रिव्यू है जो अक्टूबर में होना था, उसकी अभी तक डेट नहीं दे पाई हुकूमत। ऑब्वियसली वो नवंबर में ही होगा और उस रिव्यू के बाद जो है वर्ल्ड बैंक जो है वो भी पाकिस्तान को अपने माली इमदाद देगा। जाहिर है कि वो भी उससे मशरूत है। सो बहुत सारी चीजें इस वक्त हुकूमत के लिए मैनेज करना और बहुत सारे तरक्याती कामों में या हुकूमत जो एक पॉपुलिस्ट कोई भी डिसीजन लेना चाहती है उसमें IMF ही आड़े आता है। मिसाल के तौर पर हुकूमत अगर चाहती है रिलीफ देना पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर या फिर सैलाब मुतासरीन को एक ब्लैंकेट अगर वो सब्सिडी देना चाहती है तो सबसे पहले IMF वहां पर खड़ा होता है। कंडीशंस बहुत ज्यादा टफ हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब असद अली शाह साहब। आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, माहिर मालियाती अमूर। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। आ गई है कि अब प्लानिंग मिनिस्टर ये कहने पर मजबूर हो गए कि तरक्याती अखराजात में कमी की सबसे बड़ी वजह IMF है। तो IMF के प्रोग्राम के रहते हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है, फिस्कल स्पेस निकालना बहुत मुश्किल है। इवन अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बचाना भी बहुत मुश्किल है। शाह साहब जी, बहुत शुक्रिया इमरान। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि जो स्टम्बलिंग ब्लॉक को IMF है। स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की अपनी लैक ऑफ रिसोर्सेज है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है और एक्सेसिव डेट है और गवर्नमेंट की इनएबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। अगर जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो अगर आप डेवलपमेंट जो है, और डेवलपमेंट जो है वो लायबिलिटी बन जाती है आपकी, जिस तरह से की डेवलपमेंट हमारी होती रही है, तो वो आप ऑलरेडी इन्फ्लेशन 23% चल रहा है। तो आप क्या आपके पास रिसोर्स क्या करेंगे? आप प्रिंट करेंगे। अगर पैसे प्रिंट करके करेंगे तो और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उससे वो डेवलपमेंट जो है वो तो उससे लोगों को फायदा नहीं होगा और नुकसान होगा। नुकसान होगा उसका। जी अच्छा, अब जो कंडीशन है, मिसाल के तौर पे IMF कहता है कि आप अपना प्राइमरी डेफिसिट जो है उसको तयशुदा आदाफ के अंदर रखिए, उसी के ऊपर रखिए। लेकिन इस वक्त ये जो महंगाई 26.6%, अब जो लेटेस्ट नंबर आए वो 26.6% के हैं। ऐसे में किस तरीके से आप अपने प्राइमरी डेफिसिट को कंट्रोल कर सकते हैं या अपने फिस्कल डेफिसिट को आप कंट्रोल कर सकते हैं? फिर IMF ये कह रहा है कि जनाब आपने जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उनको 6000 अरब तक आपको करना चाहिए। हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है अगेन इसी महंगाई में। हाँ, हम कुछ हद तक अगर चाहें, अगर कोशिश करें तो हम पर्सनल इनकम टैक्स के हवाले से जरूर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी इतना आसान नजर नहीं आ रहा। जी, आप सही कह रहे हैं। जो टारगेट है बजट का 7000 अरब है, वो शायद मोबिलाइज अगर हो भी जाता है, उसके बावजूद जो खर्चे हैं जो बजट किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और उसके अलावा ये जो जाहिर है सैलाब की वजह से जो एक्सपेंडिचर है हमें, तो एक तो खैर चैलेंज रिसोर्सेज साइड से भी एक तरह से पिछले साल में वो बेहतर हुआ था, बिकॉज ज्यादातर आपकी जो टैक्सेस हैं और कलेक्शन होती है वो इंपोर्ट स्टेज पे होती है। इंपोर्ट्स बढ़ती है और पिछले साल जैसे आपने देखा कि दवा के इंपोर्ट्स हुई थी, तो उसकी वजह से आपकी टैक्स कलेक्शंस बेहतर हो गई थी। हालांकि उसमें कोई FBR का और हुकूमत का कमाल नहीं था। एक डिवैल्यूएशन हुई और दूसरा इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई, $80 बिलियन की हो गई। तो आपका जो है वो तकरीबन 5400 बिलियन हो गया आपका जो है ना टैक्स रेवेन्यू। इस साल 7000 बिलियन। लेकिन उसके साथ आपके पास क्योंकि डॉलर्स नहीं है, आपके डेट बहुत ज्यादा है,
तो एक तरफ तो आप इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, और अगर इंपोर्ट्स कम होते हैं, एक्टिविटी कम होती है, तो वो भी बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है, जाहिर है इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिसोर्सेज करने सर, मैं इसी की तरफ आ रहा था। इतना बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। हम क्या कन्विंस नहीं कर पाए आईएमएफ को? क्योंकि पहले जब ये प्रोग्राम साइन हो रहा था उस वक्त बहुत सारी चीजें बहुत जल्दबाजी भी थी, बहुत जल्दी भी थी हमें, और हम डिफॉल्ट के करीब थे। लेकिन उसके बाद ये वाज़ेह इशारे मिल रहे थे कि कन्विंस कर लेंगे आईएमएफ को। कंडीशंस के हवाले से इस वक्त 1/3 पाकिस्तान जो है वो सैलाब की वजह से ज़ेर-ए-आब है, और उनसे तय कर लिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा, कुछ रिलीफ भी मिल जाएगा। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का दौरा इस हवाले से या उनकी कोशिशें, उनकी काविशें समरबंद उस तरह से नहीं साबित हुई। जी, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि जब ये कोविड-19 आया था तो उसमें एक्चुअली हुकूमत को फायदा हो गया उससे, और जो आपकी जो एक्सटर्नल पोजीशन थी, आपकी डेट रीपेमेंट की पोजीशन नहीं थी, तो पेरिस क्लब G20 ने आपको डेट को डेफर कर दिया, और उसके अलावा आईएमएफ ने $1.2 बिलियन आपको एक एडिशनल पैसे दे दिए, और प्रोग्राम भी सस्पेंड कर दिया। तो हमारे लिए जो है ये फ्लड डिजास्टर जो है, इट इज मच बिगर, मेनी टाइम्स बिगर देन दी कोविड, जिसका अंदाजा अभी जो असेसमेंट डोनर्स ने भी लगाया है, 31 बिलियन डॉलर, $32 बिलियन का उसका डैमेज है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन पीपल। लेकिन कल शेर रहमान ने कहा कि $10 अरब की बात उन्होंने की है। नहीं, उन्होंने जो टोटल डैमेज तो $31 बिलियन का है, लेकिन जो प्रोग्राम उसके मतलब ये है कि जो ये कह रहे हैं कि वो 15-16 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो रिकंस्ट्रक्शन और उसमें लगेंगे। लेकिन उसमें जो $31 बिलियन का जो है उसमें जाहिर है जो जीडीपी में कमी हुई है वो भी शामिल है ना, अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें। हाँ, तो बात वही ना सर, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड इसका, इसके ऊपर तो आप इंटरनेशनली भी आप गए, इवन यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान में आ गए सारी चीजें देखने, और हम आईएमएफ को कन्विंस नहीं कर पाए इसके ऊपर। हम कुछ हमें रिलीफ मिले, कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिले इस प्रोग्राम से हटके। आईएमएफ को तो छोड़े आप, देखें आईएमएफ में भी यही G20 खास तरह से वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना उनका इन्फ्लुएंस है ना, यूएस का बहुत बड़ा वेट है, फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं, बेसिकली वही डोमिनेट करते हैं उनके बोर्ड पे। और आपने देखा कि जो जहां तक फ्लड है उसको तो पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है। यहाँ पर यूएन सेक्रेटरी जनरल, ये मैं समझता हूँ कि कम से कम गवर्नमेंट ने ये उनको डेमोन्स्ट्रेट किया कि बहुत बड़ा डिजास्टर है। खैर उन्होंने देखा भी, पूरी दुनिया ने देखा, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल खुद आए और उन्होंने कॉल दी कोई $600 मिलियन की, अब $800 मिलियन की कॉल दी कि इनको सपोर्ट फौरन चाहिए फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू। और लेकिन उस पर मुझे लगता है कि कोई उसका जो कुछ प्लेजेस तो मेरे ख्याल में कोई $200-300 मिलियन के $400 मिलियन तक नहीं किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, डोनर एजेंसीज ने। क्या उनको हुकूमत के ऊपर जो है वो एक ट्रस्ट नहीं है, या उससे पहले जो पिछली हुकूमत में कोविड के टाइम में पाकिस्तान की इतनी मदद की गई थी उस हुकूमत के ऊपर ज्यादा उनको फैक्टर्स हैं। अच्छा, आप ये देखें कि न सिर्फ ये है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कॉल दी, वहां पर यूएन में इवन प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी जो है उसको रिकॉग्नाइज किया, और उनकी यूएसएड की हेड जो है वो भी आई यहाँ पर, और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने यहाँ तक ऑफर की है कि आपको हम कॉन्फ्रेंस भी करेंगे पेरिस में, शायद कोई प्लान है। लेकिन इतने उसके बावजूद असल में मेरे ख्याल में मल्टीपल रीजंस हैं।
आप ये देखें, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में अभी तक जो अनाउंसमेंट आई है वो तो यूएस की है। पहले उन्होंने कोई शायद $30 मिलियन, फिर एडिशनल 30-40 मतलब $60-70 मिलियन तो सिर्फ उन्होंने अनाउंस किए हैं। लेकिन ये जैसे आप कह रहे हैं, और मेरी भी जो बात हुई है उससे अपेरेंटली यूएसए फॉर इंस्टेंस वो खुद उसको खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट को मेरा नहीं ख्याल के वो देंगे। 2-3 दिन पहले वो यूएस एम्बेसडर खुद। तो ये क्या जाहिर करता है, ये क्या जाहिर करता है सर? तो जाहिर है इससे तो यही लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारी मशीनरी है, और ये देखें ना हमारी मीडिया में खुद भी आया है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसको तो अपने रिसोर्सेज जो है ना, हमारा 2.2 ट्रिलियन रुपीस का डेवलपमेंट प्रोग्राम था ना मुल्क का। तो आप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको मुलतवी करके अगर आप अपने इस पे फोकस करते, जो बहुत ज्यादा और मतलब ये है कि फ्लड को रिलीफ पहुंचाने के लिए वहां इन्वेस्टमेंट करते, बहुत बड़ा नुकसान जो है वो इसलिए हुआ है, खास तरह से 70-80% तो सिंध में हुआ है, और क्योंकि वो पानी वहां पर खड़ा हो गया जिसकी वजह से घर लोगों के गिर गए और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तो चलें, आपके पास ड्रेनेज का निजाम पहले नहीं था, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये डिजास्टर था जो इन्वेस्टेज नहीं हो सकता था, लेकिन जो इमीडिएट रिस्पांस होना चाहिए था अपने रिसोर्सेज से, उसके लिए तो अगर आपको पैसे प्रिंट भी करने पड़े तो आप कर देते, कोई आपको मना नहीं करता। लेकिन उसको टाइमली रिस्पांस जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हैज बीन लैकिंग, एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो जाहिर है। अच्छा, अब सर हालात ये हैं कि इस वक्त एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करें, डॉलर रुपी पैरिटी के हवाले से बात करें, तो जो ऑफिशियल चैनल है और अनऑफिशियल चैनल, उसमें तकरीबन 20 रुपए का, इवन अगर वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम से आप बाहर से रेमिट करें पाकिस्तान, तो वो डॉलर आपको 215 रुपए का पड़ेगा, और यहाँ ग्रे मार्केट में 230 रुपए का है, 235 रुपए का है, 20 रुपए का फर्क है। और इस फर्क को लेकर आपकी रेमिटेंसेज जो है तकरीबन 10% से ज्यादा गिरी हैं। अब ये कितनी एक अलार्मिंग साइन है, क्योंकि इस वक्त तो आप रेमिटेंस के ऊपर बहुत ज्यादा तकिया कर रहे थे ना? जी, जाहिर है अगर इतना गैप है तो रेमिटेंसेस, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर आपका ऑफिशियल रेट जो है वो 215 या 220 है और 10 रुपए का फर्क है, तो वो 230 पे आपको मिल रहे हैं इनफॉर्मल मार्केट में, तो वो फैमिलीज को जो लोग भेजेंगे वो बैंक के थ्रू क्यों भेजेंगे? तो ये तो गवर्नमेंट को देखने की, ये अननेसेसरी जो कीननेस है कि जी हम रुपए को 200 रुपए पे ले जाएंगे किसी तरीके से, या उससे कम पे ले जाएंगे, मेरे ख्याल में वो उस पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोकस रहा है। ये नहीं देख रहे हैं कि असल इशू ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, अपनी कॉम्पिटिटिव कैसे करें मुल्क को, और अपनी बैलेंस पेमेंट्स को कैसे करें। एक जामे प्लान की कमी है, एक जामे मनसूबाबंदी जो है उसकी कमी इस वक्त वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है। डार साहब की तवक्को तो ये की जा रही थी कि इकॉनमी जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी, लेकिन फिलहाल एक रोड मैप जो है वो इस वक्त मिसिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया असद अली शाह साहब, माहिर मालियाती उमूर, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।